एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मैं हूं तारिक अनवर, आपका फिजिक्स एजुकेटर। और आज हम लोग लेकर आए हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीयूईटी में पूछे जा चुके हैं। और वो चैप्टर कौन सा है? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो आने वाले कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। हमारे पास ये कुछ सर्किट गिवन है एंड यहाँ पे एक आई है। इस आई की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। और एक छोटा सा कंसेप्ट लग रहा है इसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लग रहा है। अगर आपको पता है तो जल्दी से वीडियो में कमेंट करो कि हाँ सर हमें पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है। और जिसे नहीं पता तो आगे सॉल्व करेंगे, पता लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक बार देख लो, आराम से एनालाइज कर लो कैसे सॉल्व होगा। और जिसको आंसर पता है, जो सॉल्व कर पा रहा है, आंसर भी कमेंट कर सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास रेजिस्टर्स का कुछ ऐसा सेटअप है। ठीक है, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, दिस इज R4। एंड ये है पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। व्हेन R1 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। अगर याद नहीं हो रही है वैल्यूज तो ऐसे देख लेना, ये सारे ऑपोजिट वाले R1 अपॉन R3, इसके ऑपोजिट क्या है? R2 और R4। तो R2 अपॉन R4 इनका रेशियो अगर इक्वल होता है तो क्या होता है? पोटेंशियल एट A VA और VB। ठीक है, पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B, VA इज इक्वल्स टू VB हो जाता है। इसकी वजह से इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता है। जब करंट फ्लो नहीं करना है इस ब्रांच में तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाएं चाहे ना लगाएं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस रेजिस्टर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब इग्नोर करने से क्या होता है? हमारा पूरा सेटअप थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक थोड़ा सा इजी अप्रोच हमें मिल जाती है, उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सेम इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे ही डील करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है एंड रेजिस्टर्स की कुछ वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। एक अच्छा सा व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं। सो दिस इज आवर व्हीटस्टोन ब्रिज। इनकी वैल्यूज देख लेते हैं एक बार। सो सारे रेजिस्टर्स जो है सबकी वैल्यू 2 ओम है। ठीक है, और जो पोटेंशियल है वो भी 2 वोल्ट्स है। तो यहाँ पे 2 वोल्ट्स पोटेंशियल है एंड हर एक रेजिस्टर की वैल्यू 2 ओम है। अब इस रेजिस्टर को हमें नेग्लेक्ट कर देना है। ये सपोज करना है कि यहाँ पे ये है ही नहीं, इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसका रहना ना रहना कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। क्या इस सेटअप को हम सॉल्व कर सकते हैं? इस सर्किट को यस, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों जो सर्किट्स हैं, ये जो रेजिस्टर्स हैं, ये सीरीज में एंड ये सर्किट्स, ये रेजिस्टर्स सीरीज में। तो सीरीज का जो आर इक्विवेलेंट होता है क्या पता है हमें? R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस सेंस में 2 + 2 4 हो जाएगा। R1 इज 2, R2 इज 2, सो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 4 ओम्स। यहां पे हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया। ठीक है, अब एक और इक्विवेलेंट बचा है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो यहां पे भी आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अभी जो दो इक्विवेलेंट्स आए हैं हमारे पास, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है। इसको अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो और इजीली सॉल्व करके फिर से एक सर्किट बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ओम्स के 2 रेजिस्टर्स हमारे पास लग जाएंगे जो कि पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है, ये ना सिंप्लीफाइड डायग्राम, दिस इज 4 एंड दिस इज 4। ये 2 वोल्ट्स है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और बनाएंगे तो कैसे निकलेगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2, जहां पे इनमें से कोई भी एक R1 है, कोई भी R2 है। सो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू
1/4 प्लस 1/4, सो इट विल बी इक्वल टू 1/2। सही है यहाँ तक? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। फिर से एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डायग्राम से हम लोग फिर से समझ सकते हैं। तो एक और इक्विवेलेंट डायग्राम, एंड यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर है, एक बैटरी है। क्या अब हम यहाँ पे आई निकाल सकते हैं, जो हमें सबसे पहले पार्ट में निकालना था? मेन हमारा फोकस क्या था कि हमें आई निकालना था। अब बहुत सिंपल हो गया है, ये 2 वोल्ट्स की बैटरी है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो क्या आ जाएगा? V इक्वल्स टू आई आर लगा देते हैं यहाँ पे, V इक्वल्स टू आई आर। सो I इज इक्वल्स टू V बाय आर। पोटेंशियल गिवन है हमें, रेजिस्टेंस गिवन है, हमारे पास करंट आ गया I इज इक्वल्स टू 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, ये फाइनल आंसर है हमारा। एक बार रिकॉल कर लो कैसे कैसे किया। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एक सर्किट गिवन था, ये सर्किट है। हमें कैसे पता यहाँ पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? अगर हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, R1, R2, R3, R4 और बीच में एक कनेक्शन है R5 का। दिस इज R5 और ये 1 2 3 4 कैसे भी नेम कर सकते हैं, देख के पता लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्या कहता है कि बीच का जो भी आपका रेजिस्टर है, हम इसे हटा सकते हैं, सिंपली हटा सकते हैं। हटाने के बाद और सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, तो ऐसा कुछ सर्किट आया। ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं सीरीज में आ गए, ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में आ गए, उसके बाद जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल में आ जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, एंड फाइनल जो करंट आ रहा है 1 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 एम्पियर। ठीक है, जिसका आंसर आया था तो आप लोग सही हैं, जिसका नहीं आया सीख लो एक बार कैसे करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार पढ़ लो खुद से, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 150 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन द गिवन सर्किट, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। कि हमारे पास एक गिवन सर्किट है, 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। एक हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, कहाँ पे लगा दिया? यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्ट मीटर का अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, बट क्या हमें उससे मतलब होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज को डिस्कवर करना, देखना कि कितना है यहाँ पे वोल्टेज। तो अगर ए और बी के अक्रॉस हम कोई वोल्टेज लगा, कोई वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, तो उसका जो अपना रेजिस्टेंस है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है, वही वोल्टेज वोल्ट मीटर में डिस्प्ले होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो देख लेंगे यहाँ पे कितना वोल्टेज है, कैसे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले इक्विवेलेंट डायग्राम बना देते हैं। 2 रेजिस्टेंस है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सीरीज में अगर हम ये कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 200 ओम। ठीक है, 100 + 100 200 ओम, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है 40 वोल्ट्स की। करंट कितना हो गया? V बाय आर, सो इट इज 40 एंड रेजिस्टेंस इज 200, so it will be equal to 4/20, that is equals to 1/5, 0.2 एम्पियर। इतनी बात समझ में आ रही है? पूरे सर्किट में इतना करंट जा रहा है 0.2 एम्पियर। ठीक है, ये करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। अब जब ये करंट ए और बी में जाएगा, यहाँ पे 0.2 एम्पियर, सॉरी इसका डायरेक्शन मैंने गलत बना दिया है, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सो ये इसका डायरेक्शन होगा। अब जब 0.2 एम्पियर यहाँ पे जाएगा इस रेजिस्टर के पास, तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V इक्वल्स टू आई आर, जो करंट जा रहा है इनटू जिस रेजिस्टर में जा रहा है उस रेजिस्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो V विल बी इक्वल टू आई 0.2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 20 वोल्ट्स। इतना पोटेंशियल ड्रॉप है इस रेजिस्टर में। ठीक है, बात क्लियर है? और देख के सीधा सीधा भी हम बता सकते हैं, यहाँ पे टोटल 40 वोल्ट्स है और दोनों ही रेजिस्टर्स इक्वल हैं, 100 ओम्स के हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, 20 इधर जाएगा, 20 इधर जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, देखने में बहुत लंबा सा क्वेश्चन है बट बहुत इजी सॉल्यूशन होने वाला है इसका, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, उसकी डेरिवेशन पे अभी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हम डेरिवेशन करने बैठ जाएंगे तो समझ लो आपका टाइम खत्म हो गया, तो इसलिए फॉर्मूले याद करके रखो। ओके, सो द क्वेश्चन सेज अ पोटेंशियोमीटर विद अ सेल 2.4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm maintains a potential difference across the resistance wire AB of length 2 meters and resistance, कितना रेजिस्टेंस है 10 ohm, ठीक है। A standard cell which maintains a constant EMF of V volt with internal resistance of 0.2 ohms gives a balance point at 1.6 meter length of the wire. The value of EMF of second standard cell V is, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ लिया हमने। यहाँ पे हमें एक पोटेंशियोमीटर गिवन है, ये पूरा जो सेटअप है पोटेंशियोमीटर का सेटअप है। हमसे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ सेकेंड या फिर स्टैंडर्ड सेल, जो कि है ये सेकेंड सेल या स्टैंडर्ड सेल, इसकी EMF की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो जो वैल्यू यहां पे होगी वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस ए, लेट्स से ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है, तो जितना पोटेंशियल ए बी पे होगा उतना ही इस पूरे सेल की वैल्यू होगी EMF की, जस्ट बिकॉज पोटेंशियल पैरेलल में है दोनों। आपको दिख रहा होगा ए बी और ये सेल दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है एंड पैरेलल में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा ए बी, सेम EMF इस सेल का होगा, ठीक है। अभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बता दिया है। सो इसका फॉर्मूला है वी ए बी पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज इक्वल्स टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन L इंटू L। टर्मिनोलॉजीज में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा वर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, कौन सा वेरिएबल क्या बता रहा है। वी ए बी क्या है, इट इज द पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, और जितना वी ए बी है सेम स्टैंडर्ड सेल का EMF होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। अब EMF क्या है जो हमें यहाँ पे गिवन है, 2.4 वोल्ट प्राइमरी सेल का EMF, स्मॉल r और कैपिटल R। तो स्मॉल r यहाँ पे आपको गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 2 ohms, मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB ऑफ लेंथ 2 मीटर। सो कैपिटल L ये पूरी वायर की लेंथ होती है, ठीक है, एंड इट इज गिवन इक्वल टू बी 2 मीटर। स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो हमें कितना गिवन है 2 ohm, ये गिवन है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, अ स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट EMF ऑफ V वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड हमें एक और चीज़ गिवन है, रेजिस्टेंस है 10 ohm, पूरे वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 10 ohm है। सो कैपिटल R इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और कुछ गिवन है 1.6 मीटर, ये कौन सी लेंथ होती है, जहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है जिस लेंथ पे, उस लेंथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल l, ठीक है। तो स्मॉल l इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर। एंड EMF हमें कितना गिवन है, E इज इक्वल्स टू 2.4 वोल्ट्स। अब हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है। इसको अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड सेल या फिर जो सेकेंड सेल है इसका EMF हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो वी ए बी इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले को अगर आप लोग लिख लोगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा, तो कोशिश करें इसको लिख लें, R बाय L इंटू L, ठीक है। सो E इज इक्वल्स टू 2.4 हमें गिवन था, स्मॉल r इज 2 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन टोटल लेंथ जो है इट इज़ इक्वल टू 2 मीटर्स, और 1.6 मीटर की लेंथ पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है जहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। इसे सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 2.4 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसे और कैंसिल कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 0.2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, सो इट विल बी इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 1.6, ठीक है, वोल्टेज 1.6 वोल्ट। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 1.6 वोल्ट, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ के समझा कि एक पोटेंशियोमीटर का सेटअप हमें गिवन है, ठीक है, और बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 1.6 मीटर पे बैलेंस पॉइंट है।
जो प्राइमरी ईएमएफ है वो 2.4 वोल्ट है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन है हमें सेकेंडरी ईएमएफ बताना है। सेकेंडरी ईएमएफ हम कैसे बताएंगे, जितना वोल्टेज VAB यहाँ पे होगा सेम वोल्टेज ईएमएफ के पास भी होगा, उतना ही ईएमएफ यहाँ पे होगा। कैसे होगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है एंड पैरेलल में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। फिर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद वैल्यूज पुट की, तो फाइनल आंसर क्या है हमारे पास 1.6 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं अभी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन हमारा, drift velocity of electron is directly proportional to the temperature, voltage applied, length of conductor, area of cross section, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, I is equals to N A E V D। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्जेस कह देते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ में आ रहा है, ठीक है। जिसको आंसर पता है जल्दी से कमेंट कर दो पहले ही, इससे पहले कोई और करे, आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए। ई क्या है, चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻⁻90, ठीक है। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी की तो हम बात कर रहे हैं, हमें यही चाहिए था, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इनमें से किससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर, पोटेंशियल डिफरेंस NAEVD। तो इस फॉर्मूले से क्लियरली हमें क्या दिख रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज अप्लाइड है फिर पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी हमने वोल्टेज लगा के उस डिफरेंस को अप्लाई किया है, ठीक है। तो जो VD है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज अप्लाइड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, वोल्टेज अप्लाइड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, which of the following of the graph correctly represents the variation of resistivity S with temperature T for a semiconductor material। किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, जो कि रेजिस्टिविटी वर्सेस टाइम ग्राफ, टेम्परेचर ग्राफ है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ में से कौन सा ग्राफ सही है। तो सबसे पहले हमें एक बात समझनी चाहिए, क्या बात है वो, कि जब भी कभी हम किसी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन जो और चार्जेस हैं वो चार्ज इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और मूवमेंट ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, जनरेशन ऑफ करंट जनरेट होगा, अगर चार्ज मूव होगा तो करंट भी वहाँ पे आएगा। तो इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर करंट ज़्यादा बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, कम रेजिस्टिविटी की वजह से ही ज़्यादा करंट जा पाएगा, ठीक है। ओके, इतनी बात हम समझ गए। तो हमें क्या देखना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, एंड टेम्परेचर बढ़ाने से अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी, जिसे हम एस से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, वो कम होगी। तो इन सारे ग्राफ्स को अगर आप देखेंगे, ग्राफ ए में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो रही है, बढ़ रही है, हमें कम चाहिए, बढ़ रही है, ठीक है। ग्राफ बी में है तो भी बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हमारी रेजिस्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। अगर डी में देखें तो यहाँ पे भी पहले इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रही है, बट इंक्रीज नहीं होती, तो डी भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी हमें कम दिख रही है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। एंड ये सारे क्वेश्चंस जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है हमारा। एंड अगर आपको क्वेश्चंस आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए इसको पॉज करो, खुद से करो, एंड आप वीडियो को रेफर कर सकते हो जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करो, हमें बताओ कि कहाँ पे आपको डाउट है और आपकी हेल्प की जाएगी। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।